Today, let us start our new topic, new chapters, that is application of derivative. Very important topic and very lengthy topic also. But we will discuss step by steps. First application is rate of change of quantity. Rate of change of quantities means dy by dx, mean rate of change of y with respect to x. इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Quantity means now y will represent some quantity and x will also represented by some quantity. For example, if I ask you to find the rate of change of the area of the circle with respect to the radius when radius r is equal to 5 centimeter. Now there are two quantities. Rate of change means change is a word, there are something change. कई बार हम rate of increase कह देते हैं. When changing is with positive sign means increase हो रहा है, जब changing with negative sign mean decrease हो रहा है. But rate of change mean neutral है. We don't know whether it will be positive or negative. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स वन क्वांटिटी. जो मैंने y कहा तो वो यहाँ पे एरिया द सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस मीन्स x जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा. सॉल्यूशंस में आप क्या कहेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस नॉलेज में ये होना चाहिए कि लेट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एरिया ऑफ द सर्कल को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लें. फार्मूला आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर. ये आपका प्रीवियस नॉलेज, इतनी आपको बैकग्राउंड चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए. और ऐसे इसमें बहुत सारे सम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे. एरिया ऑफ ए सर्कल्स मीन एक इसको रिप्रेजेंट करेगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल. इस बात को ध्यान में रख लीजिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स आपको डी ए बाय डी आर निकालना है. इसका मतलब इस फार्मूले को पाई कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा. कब निकालना है? व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5, इट मीन्स 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. तो ये 10 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा. देखो ध्यान से, एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आर स्क्वायर है. विद रिस्पेक्ट टू आर मीन्स आर नीचे है तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर. अब कई बार तो हम 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर भी लिख देते हैं. कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर देते हैं तो हम 10 पाई सेंटीमीटर भी लिख देते हैं. तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है. टॉपिक बहुत इजी है. यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसे ही रिप्रेजेंट्स होंगी, इसमें कोई थ्योरीज नहीं है. हाँ, बैकग्राउंड में मैंने आपको कहा था कि जितने भी आपके एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूलेज 7th 8th 9th 10th से जो स्टार्ट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए. हम उनकी ऐसी कोई लिस्ट तो आपको नहीं दे रहे हैं, बट जो जो क्वेश्चंस हम करेंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 195.
एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 195। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप स्टेटमेंट वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। नाउ चेंजिंग की जगह वर्ड इंक्रीजिंग आ गया, ये पॉइंट नोट करना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ से एज को लेट कर लीजिए। लेट ए बी द एज ऑफ द क्यूब, लेट ए बी द एज ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, बट आपको dv बाई dt दिया हुआ है स्टेटमेंट में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो मुझे ये क्यों पता लगा है dv बाई dt है, यूनिट्स ध्यान से पढ़िए। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग? एरिया इंक्रीजिंग, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और क्यूब का एरिया 6a² होगा, तो आपने इंक्रीजिंग का मतलब dA बाय dt निकालना है। व्हेन एज a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूँ। The volume of the cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 10 centimeter per second? आपने दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से पहले स्टेटमेंट लिख लेनी है। ये चीज़ें नॉर्मली आपकी गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी टू फाइंड क्वांटिटीज़ हैं। एग्जामिनेशंस में काम करने का तरीका भी यही रहता है। पहले एक साइड में आप गिवन क्वांटिटीज नोट कर लीजिए और एक साइड में फाइंड कर लीजिए। गिवन क्वांटिटी का मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा, 3a² इंटू da बाई dt। और हम यहाँ से da बाई dt कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि dv बाई dt हमें 9 है डिवाइडेड बाय 3a², तो ये 3/a² आ जाएगा। dA बाई dt निकाला मैंने, तो dA बाई dt के सेंटीमीटर पर सेकंड इसके यूनिट होंगे, क्योंकि a तो है एज है और t टाइम है। अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ dA बाई dt, तो ये 12a इंटू dA बाई dt आएगा। जो dA बाई dt की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, ये वाली वैल्यूज, इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो दिस इज 12a इंटू 3 डिवाइडेड बाय a²। दिस इज 36/a। यूनिट आएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है। a आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर इज 36/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब क्वेश्चंस को दोबारा ध्यान से समझें तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एज ऑफ द क्यूब आपको पता होना चाहिए ए क्यूब होता है, dv बाई dt गिवन में था, डिफ्रेंशिएट करना। v और कैपिटल ए ये आपके कॉन्स्टेंट्स है। एरिया में मैंने कैपिटल ए को एरिया से ले लिया, स्मॉल ए को ए ले लिया। इससे आपकी वर्किंग इजी हो जाएगी कि dA बाई dt इज 12 है। तो यहाँ से मैंने डिफ्रेंशिएट करके फाइनल आंसर, आपने आगे आंसर वर्डिंग में ही देना चाहिए कि देयरफॉर द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस टॉपिक्स में बार बार यूनिट मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स यूनिट मेंशन नहीं करते उनके सम्स गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट,
I am taking your example 3. Example 3, page number 196. A stone is dropped into a quiet lake. Quiet lake means जहाँ पानी खड़ा होता है, शांत रहता है, कोई उसमें वेव्स नहीं उठ रही हैं. अगर जो आप उसमें एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, नेचुरली वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर ध्यान देना, स्पीड की बात कर रहा है. एट द इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पे, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव आर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. एनक्लोज्ड एरिया, सर्कल का एरिया इसमें भी इन्वॉल्व है. ठीक है, सर्कल का एरिया इसमें भी. जब सर्कल स्पीड से इंक्रीज करते हैं तो सर्कल की स्पीड कुछ नहीं होती. जब आप लेक में स्टोन डालेंगे तो जो सर्कल की स्पीड उसने कहा है, आपने इस का मतलब निकालना, इन ए सर्कल एट ए स्पीड. देखिए, जब इस लाइन का मतलब समझिए, सर्कल एट ए स्पीड, यही कन्फ्यूजन लैंग्वेज है इसमें. ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब सर्कल विद ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स dr by dt is 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पहले तो आप इस पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए. और बच्चा स्पीड का मतलब समझ गया, ds by dt, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है. भाई एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में बेसिकली आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत ध्यान देना. सर्कल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आपको सर्कल की स्पीड मतलब सर्कल के रेडियस के ऊपर ध्यान देना. निकालना आपने क्या है, एरिया द सर्कल निकालना, डी बाई डी टी निकालना, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. बस अब क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा पढ़ लीजिए. ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, वेव मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 मीन्स आपको डी आर बाई डी टी लेना है. एट द इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पे, व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. एरिया नेचुरली पॉजिटिव आएगा. सारा कुछ मैंने समझा दिया. सॉल्यूशंस में आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर. ऑफ कोर्स आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, तो यहाँ से 2 पाई आर आएगा इंटू डी आर बाई डी टी भी आ जाएगा. और डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 4, तो यहाँ से 8 पाई आर आ गया. एंड आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो आंसर आपके पास 80 पाई आ गया. यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. डी ए बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड से यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए. चेंजिंग का मतलब मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया था, अब भी आपको क्लियर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4, आज मैं एग्जाम्पल ही कंसिडर कर रहा हूं. लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. देखो, एक फिगर्स बना लेते हैं. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 196. दिस इज योर डायग्राम. A, B, C, D is a rectangle. Length x है ऑफ ए रेक्टेंगल. ये x कह लिया और ये y, तो dx बाय dt
लेंथ इज डिक्रीजिंग, मीन्स यहाँ पे -3 लिखेंगे। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, मीन dx बाय dt लिखेंगे। विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब आप यहाँ से dy बाय dt लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। व्हेन, ये अभी मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट केस A the perimeter, second B part, area of a rectangle। रेट ऑफ चेंज पूछा उसने, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया। ये हम देखेंगे कि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के यहाँ दो फार्मूले क्लियर होने चाहिए। वन इज द फार्मूला फॉर एरिया, ये तो इस साल एग्जाम में भी समाया हुआ है। फर्स्ट केस हम पेरीमीटर को P से ले लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और अगर हम बीच में लाइन डाल दें, ये B पार्ट ले लें, तो एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 4 साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, तो 2x एंड 2y's हैं, और पेरीमीटर एरिया ये होता है। ओके, तो हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम dp बाय dt निकालेंगे, 2x का मतलब dx बाय dt, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये dy बाय dt, 2 dx बाय dt -3 है, ये +2 है, आंसर इज -2। अब पेरीमीटर में कोई यूनिट में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये सेंटीमीटर पर मिनट ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द पेरीमीटर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट, या डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट, फिर माइनस साइन नहीं लगाएंगे। अगर जो आपने वर्ड डिक्रीजिंग लगा दिया तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, चेंजिंग लगाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे एरिया में आंसर dA बाय dt कैसे आएगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा, x इंटू dy बाय dt प्लस y इंटू dx बाय dt। वैल्यू पुट कर लें, x अगर जो हम 10 लेते हैं तो dy बाय dt 6 आएगा, y अगर हम 6 लेते हैं, नहीं सॉरी, dy बाय dt तो 2 आएगा, y अगर हम 6 लेते हैं तो ये -3 आएगा, तो 20 - 18 दैट इज 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। इसका एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट्स। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 5। Now this is on page number 197. Example number 5, page number 197. The total cost in rupees associated with the production of X units 0.005 of x cube plus 30x plus 5000. Find the marginal cost. Find the marginal cost
marginal cost when 3 units are produced, and देखो यहाँ से कुछ नई टर्म्स हैं जो आपको पहले मुझे एक्सप्लेन करनी है। जो कॉस्ट फंक्शंस हैं ये एक्चुअली क्या होता है कि हम जब कोई भी कंपनी में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, रॉ मटेरियल, मीन्स सपोज करो एक कार बनाने वाली कंपनीज हैं, उसमें हम जो भी स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो जितने हम पीसी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने बनाएंगे, उतने स्टील ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन एक फ़िक्स कॉस्ट होती है, क्या हम यूनिट प्रोड्यूस करें या ना करें फिर भी कंपनी के खर्चे हैं, तो ये प्लस 5000 यही डिपेंड करता है। इसके साथ एक्स नहीं है, मीन दिस इज़ ए पार्ट ऑफ योर फिक्स कॉस्ट। अब व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है हमारे पास? मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एवरी लेवल्स ऑफ आउटपुट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। बार बार आप लोग कहते हैं कि चाइना का सामान सस्ता होता है, चाइना का सामान सस्ता, तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एट द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हम कितनी चीज़ें बना रहे हैं। एक फैक्ट्री में अगर हम नंबर ऑफ चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, अगर हम एक फैक्ट्री में कम चीज़ें बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इज़ इट क्लियर? बिकॉज फैक्ट्री में जो भी मशीन्स लगी हैं वो तो हमने वन टाइम खरीद लिया, चाहे हम उसको 6 आवर चलाएँ या हम उसको 24 आवर चलाएँ, कॉस्ट उतनी ही है। और जब मैंने एक मशीन 2 करोड़ रुपए की आज खरीदी है तो उसकी कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं उससे कोई चीज़ आउटपुट लूँ या ना लूँ। अगर मैं उससे आउटपुट लूँगा तो बेटर है, नहीं लूँगा तो मेरा अपना ही नुकसान है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो हम सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस में होता है एट द लेवल, एट मतलब व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है। तो बेसिकली क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट हम यहाँ पे नेचुरली क्या लिखेंगे, डी ऑफ सी ऑफ एक्स बाय एक्स करेंगे, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट एक्स हैं। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30। ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिया और व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो आंसर विल बी इंटू 9 इंटू 3 प्लस 30.135 माइनस 0.12, तो 30.321। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अगर हम 3 यूनिट्स बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास ₹30 के अराउंड अबाउट आएगा। आप खुद समझदार हैं, आप ज़्यादा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ 10 यूनिट्स बनाता हूँ तो नेचुरली मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, पुट करके देख लेना। अगर जो आप यहाँ पे 10 यूनिट पुट करेंगे तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा, तो 30.15 माइनस 40, मतलब ये 40 है बेसिकली। ये 5, 7,
देखो 29 रुपीज़ 70 पैसा आ गया। अगर जो मैं इसी कॉस्ट फंक्शन से 1 लाख यूनिट बना दूँ तो नेचुरली बहुत सस्ता आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट द चाइना पीपल्स आर डूइंग। वो जब भी कोई प्लांट्स लगाते हैं वो वहाँ पे करोड़ों में चीज़ें बनाते हैं, इसलिए उनकी जो कॉस्ट है वो इंडियन मार्केटिंग, इंडियन इंडस्ट्री की कॉस्ट से बहुत कम पड़ती है। तो दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आ जाता है। लास्ट एग्जाम्पल 6, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ received for the sale of X units given by R of X is equal to 3x square plus 36x minus 5. Find the marginal revenue. Find the marginal revenue when x is equal to 5. देख लिए रेवेन्यू फंक्शन से और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है। हम ये कहते हैं कि हम एक रेवेन्यू फंक्शंस ड्राइव कर लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ये होता है कि अगर जो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बनाएंगे तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अगर हम कम यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा रेवेन्यू कम आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन द मार्केट। क्या कहा मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट द इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी बेची गई हैं। तो इसमें हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि आपके पास 6x प्लस 36 आ जाएगा। x की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो 30 प्लस दिस दैट इज 66 रुपीज़ आ जाएगा। जब 5 यूनिट्स हम बेचेंगे तो हमें 66 रुपीज़ का पैसा आएगा। नेचुरली मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगी तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो मैंने आज आपको ये 5 सम कराए हैं, 6 सम्स, और आप भी आज एक्सरसाइज के पहले 5 सम ट्राई कर लो। जो डाउट्स हैं वो मुझे भेज देना, अदरवाइज़ हम कल सारे एक्सरसाइज के सम दोबारा डिस्कस करेंगे।